तो हम ये जानना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी का बचपन किन परिस्थितियों में बीता, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, क्या परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में वो बड़ी हुई। जैसा कि कहावत है कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है। तो इंदिरा जी बेटी थी नेहरू जी के, जो सबसे बड़े स्टेट्समैन थे, स्कॉलर थे। तो ऑब्वियस है उन्होंने राजनीति घर में देखी। तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं, अगर आपको हमारे दर्शकों को बता सकें किन परिस्थितियों में प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि इंदिरा जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो अपोजिशन के कुछ लीडर थे, शायद राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने उनको बोला कि ये तो गूंगी गुड़िया है, डम डॉल। और ऐसा बताते हैं कि इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तब भी उनका संबंध उनके बुआ से अच्छा नहीं रहा। इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसे भिन्न था पंडित नेहरू जी के कार्यकाल से, तो दो चीज़ें हम लोग को समझना होगा इसमें कि 75 के तक इंदिरा गांधी जो इतनी ब्रेव लेडी थी, एक अनचैलेंज लेडी बनकर सामने आ रही थी, उनको इतना डर लग गया कि उन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दी, शायद इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। लाइफ में अगर आपके पास एक क्लियर कट फिलॉसफी और कुछ आइडियलिज्म ना हो तो वो भी नुकसान करता है। आप जब इन दोनों को देखते हैं, वरुण गांधी को और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी का क्या इम्पैक्ट, दादी का क्या इम्पैक्ट इनके दोनों को ऊपर दिखाई देता है। इस देश ने दो बहुत बड़े और होनहार लीडर को खो दिया और उनकी मृत्यु जो है अनटाइमली और अकाल मृत्यु हुई। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के इस खास शो प्रधानमंत्री में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज चर्चा हिंदुस्तान की तीसरी और हिंदुस्तान की अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजय सर, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और लॉ में उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च भी की हुई है। संजय सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हम ये जानना चाहते हैं कि जब इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा होती है तो हम अगर मनोविज्ञान पढ़ें तो हम हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि उसके बचपन का, उसके बाद में जो पर्सनालिटी बनती है जीवन में आगे चलकर, उसके बचपन का उसके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी का बचपन किन परिस्थितियों में बीता, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, क्या परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में वो बड़ी हुई, जिनका बाद में उनके व्यक्तित्व पर बड़ा गहरा असर रहा। तो जरा हमें इनके कुछ इनिशियल चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित नेहरू जी का विवाह तो 1916 में हो चुका था और 1917 में इंदिरा जी का जन्म हुआ। तो पंडित जी ऐसे भी काफ़ी बिजी लाइफ था उनका, काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। तो स्वाभाविक है कि पंडित नेहरू जी अपने पूरे जीवन काल में बहुत ज़्यादा समय न अपनी वाइफ को दे पाए और उस समय चूँकि इंदिरा जी भी छोटी थी तो उनको भी नहीं मिल पाया। तो वैसे तो पंडित नेहरू जी का फैमिली काफ़ी बड़ा था। पंडित नेहरू जी से छोटी उनकी दो बहनें थी, विजयलक्ष्मी पंडित और कृष्णा पंडित। तो उस हिसाब से देखें तो फैमिली तो काफ़ी भरा पूरा था। लेकिन कमला नेहरू जी, जो पंडित नेहरू जी की वाइफ थी, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती थी और ऐसा कई बार हम लोगों ने इधर बुक में भी पढ़ा इंदिरा जी के ऊपर जब बायोग्राफी लिखी गई। तो उस बायोग्राफी में ऐसा पता चला कि चूँकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती थी इंदिरा जी की माँ कमला नेहरू, और बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह समझती नहीं थी, बोलती नहीं थी। तो ऐसा प्रसंग हुआ कि कई बार ये लोग बाहर क्लब वगैरह जाते थे, पंडित नेहरू जी के दोनों बहनें अपने फादर के साथ। तो होता था कि नहीं, कमला नेहरू जी को भी लेके जाया जाए। तो वो लोग ऐसा बोलती थी कि अरे उसको तो इंग्लिश समझना और पढ़ना तो आता ही नहीं, तो वो क्या समझेगी, थिएटर जाना हो या फिर क्लब जाना हो। तो कई बार वो बहुत इग्नोर्ड फील करती थी। तो कमला नेहरू जी का भी लाइफ अलग थलग था और चूँकि इंदिरा जी का ही बचपन इस तरीके से रहा कि एक और प्रसंग में ऐसा पता चला कि किसी बुक में ही ये वर्णन है कि इंदिरा जी और कमला नेहरू जी को लेके, उनके रंग को लेके भी कई बार टीका टिप्पणी घर में हुई। तो इन सब बातों को बचपन में ही सही, लेकिन इंदिरा जी के मन में ये बातें बैठ गई। और ऐसा बताते हैं कि इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर बनी
तब भी उनका संबंध उनके बुआ से अच्छा नहीं रहा। ऐसा बताते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित कुछ सरकार में एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहती थी, क्योंकि पंडित नेहरू जी के समय वो एम्बेसडर थी यूएस की और काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन जब पूरी तरीके से शासन जब इंदिरा जी के पास आया, तो जैसा आपने बताया कि कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं बचपन के दिनों में। तो ऐसा बताते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर जो बायोग्राफी जिन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी उन सब बातों को भूल नहीं पाई और कुछ बाद में भी ऐसे इंसिडेंट होंगे जिसके चलते विजय लक्ष्मी जी से खासकर उनके संबंध कभी फिर अच्छे हुए नहीं, रहे नहीं। और उनको उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नेहरू जी के टाइम में था, फिर वो पूरी तरीके से वो अलग थलग रही। तो बचपन का जो मिसबिहेवियर बोलिए या किसी तरीके का ताना, कमला नेहरू जी को जो मारा जाता था ताना, वो सब कहीं ना कहीं इंदिरा जी के मन में प्रभाव पड़ा और काफी जल्दी इंदिरा जी की माँ का देहांत भी हो गया, कमला जी का। तो थोड़ा इनका बचपन तो अकेले रहा ही, और ये चीजें जो है सो वो बहुत हद तक अंतिम क्षणों तक ये याद रखे, इसको भुला नहीं पाए जीवन में उनके साथ अंतिम दिनों तक ये चीजें रही। हम ये जानना चाहते हैं संजय सर कि इंदिरा गांधी के बचपन की तो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, मैं जानना चाहते हैं जब वो थोड़ा उनका ग्रो होती हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई और कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं उनकी, जिसे हम प्यूबर्टी का फेज या एडल्टहुड फेज कहते हैं, उसमें कौन कौन सा फेज रहा, कहाँ कहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, किन किन लोगों से मुलाकात हुई? इंदिरा जी का पढ़ाई में जैसे कि एक शांति निकेतन का हमेशा नाम आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ उनका पढ़ाई लिखाई चला, और जैसा कि उनका नाम जो प्रियदर्शनी जो दिया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही दिया गया। फिर उसके बाद ये भी ऑक्सफोर्ड गई पढ़ने के लिए। और ऑक्सफोर्ड पढ़ाई के दौरान उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया, वो चूंकि उनकी माँ का तबीयत खराब था तो फिर वो वापस बार बार लौटना पड़ता था उनको, तो इस तरीके से उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया। उसी दौरान पढ़ाई लिखाई के दौरान ऑक्सफोर्ड में एक मजलिस सोसाइटी जो नेहरू जी ने जो गठित किया था उसमें वो काफ़ी एक्टिव भी रहती थी। डिबेटिंग सोसाइटी था। और फिर फिरोज गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात वहीं हुई, वहीं से उनका प्रेम प्रसंग बढ़ा और फिर बाद में फिर शादी हुआ। बाद में उन लोगों का शादी हुआ। हमने इंदिरा जी के इनिशियल फेजेस के बारे में चर्चा की, लेकिन चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री है और इसमें प्रधानमंत्री की पर्सनालिटीज के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर तो लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद 1966 में बनती है, 66-67 के आसपास बनती है, लेकिन उसके पहले उनका जो एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहा, किस तरीके से राजनीति में उनका इंटरेस्ट रहा और कहाँ कहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनके पहले के हमें प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो उनका रोल पॉलिटिकल रहा उसे अगर हमारे दर्शकों को बता सके तो ज़्यादा। तो जैसा कि फ्रीडम मूवमेंट के समय खासकर 1942 में इंदिरा जी का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा एज ए यूथ लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो जेल भी गई और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया भारत छोड़ो, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसके बाद फिर जैसे देश आज़ाद हुआ तो इंदिरा जी वैसे कोई ऑफिशियल पद में तो नहीं थी सरकार में, नेहरू जी के कैबिनेट में, लेकिन हाँ वो पर्सनली नेहरू जी को असिस्ट करती थी। कई विदेश दौरे आप लोगों ने देखा होगा कि वो नेहरू जी के साथ ही जाती थी विदेश यात्रा में, तो अपने फादर को पूरी तरीके से हेल्प करती थी। हाँ, एक बार 1959 में दिल्ली अधिवेशन में उनको ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया। अच्छा। और उसी समय ऐसा कोइंसिडेंट हुआ, बताते हैं कि 1959 में जब इंदिरा जी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी, उसी समय जो है सो इस देश में पहली बार जो इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट केरला में बनी, उसको डिसॉल्व किया गया। तो उस समय बताते हैं कि इंदिरा जी हैड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डिसॉल्विंग इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक ये कोइंसिडेंट बोलिए या कुछ बात था, उसमें इंदिरा जी ही कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। तो उस हिसाब से जैसा आपने बताया कि नेहरू जी के डेथ के बाद ही ये पहली बार एक्टिवली मिनिस्ट्री में आई। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इनको मिला नेहरू जी के कैबिनेट में, और शास्त्री जी के कैबिनेट में उनको मिला। और वो जो है सो उसके बाद फिर पहली बार वो जो चुन के भी जो आई वो राज्यसभा में एज ए मेंबर आई, न कि लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। पहले उन्होंने राज्यसभा की मेंबर पहली बार बनी जब ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी।
हम ये जानते हैं संजय सर कि इंदिरा जी, अभी आपने बताया कि उनका पहले का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसे रहा, तो पॉलिटिकली तो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे, अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। डायरेक्टली तो उन्हें कोई काम करने का मौका शास्त्री जी के कैबिनेट में ही मिला एज आईएनबी मिनिस्टर। लेकिन हम ये जानते हैं कि शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में निकल के सामने आती है। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो परिस्थितियां बिल्कुल उसी टाइप की थी जिस परिस्थितियों में शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। वही इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस से बन रही थी। एक तबका था जो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना चाहता था। वही लॉबी फिर से एक्टिव होती है और इंदिरा जी शायद प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे बैकग्राउंड में काफी सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं, अगर आप वो हमारे दर्शकों को बता सकें किन परिस्थितियों में प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, इंदिरा जी को उस समय प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो सबसे बड़ा जो मेन जो रणनीति था वो के कामराज जी का था। अच्छा। उनको किसी भी हालत में मोरारजी देसाई जी को पीएम नहीं बनने देना था। तो ठीक सेम समीकरण वो शास्त्री जी के साथ भी लागू हुआ। तो जैसा कि इंदिरा जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो अपोजिशन के कुछ लीडर थे, शायद राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने उनको बोला कि ये तो गूंगी गुड़िया है, डम डॉल, ये कुछ न सुनती है न जानती है। तो उन्हीं से उत्साहित होकर कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लीडर उनको बोलने लगे। तो एक जैसा कि कहावत है कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है। तो इंदिरा जी बेटी थी नेहरू जी के, जो सबसे बड़े स्टेट्समैन थे, स्कॉलर थे, तो ऑब्वियस है उन्होंने राजनीति घर में देखी। तो जब प्रधानमंत्री बनी तो धीरे धीरे इन्हें बहुत तेजी से चीज़ों को सीखा, जानती थी तो पहले से थी। और उसके बाद जब बनने के बाद जब उनका जो क्लैरिटी आया कि इस देश में जो गरीबी हटाओ का जो उन्होंने जो नारा दिया, और इसके लिए जो उन्होंने आपका जो प्रीवी पर्स जो था, प्रिंसली जो स्टेट्स जो पहले थे उनको जो मिलता था, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स का जो प्रीवी पर्स, उसको हटाया। बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, उस समय 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइज करना, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही और उन्होंने किया। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई से उनके संबंध भी खराब हुए बाद में आगे। तो पहला टर्म आप देखेंगे इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, कोल माइंस का, स्टील कंपनी का, कॉटन इंडस्ट्री का, इनका नेशनलाइज करना, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। और उनकी पहली टर्म में अगर और एक उपलब्धि हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो ये था कि हिमालयन टेरिटरी में चाइना का इंक्रोचमेंट होना और चाइनीज सोल्जर को खदेड़ देना, और उसमें चाइनीज सोल्जर ज़्यादा मारे गए इंडियन सोल्जर के मुकाबले, तो चाइना को भी सबक सिखाया। तो ये 2-4 आप बोल सकते हैं कि बड़ी अचीवमेंट इनकी पहले टर्म में रही। जो 67 में जनरल इलेक्शन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनती है उस टर्म में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया, आपने बताया बड़े अच्छे से। लेकिन जो सेकंड इलेक्शन 1971 में होता है, जिसमें इंदिरा जी जो आपने बताया गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता में वापसी करती हैं, उसके कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि मुश्किल से 6 महीने के आसपास के अंदर में बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ी क्राइसिस हुआ, जो तब बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो 71 का चुनाव, और चुनाव के बाद तुरंत जो 5-6 महीने के बाद ये परिस्थितियां बन गई कि वार की तरफ हमें जाना पड़ा, उसके बारे में अगर कुछ डिटेल में बता। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा स्थिति हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। तो जो अभी जो शेख हसीना जी हैं, उनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। लेकिन ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उन्होंने उनको सरकार बनाने नहीं दिया। तो वहां से फिर बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का बनना और मूवमेंट खड़ा करना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और उसमें इंदिरा जी को पूरी तरीके से दखल देके बांग्लादेश को आज़ाद कराना, ये पूरा क्रेडिट इंदिरा जी को जाता है। और वो इंदिरा जी को ये स्टेप लेना भी पड़ा क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हमारे बंगाल, वेस्ट बंगाल और आसाम में आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका था। तो जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसे भिन्न था पंडित नेहरू जी के कार्यकाल से, तो 2 चीजें हम लोग को समझना होगा इसमें कि पंडित नेहरू जी जितने आइडियलिस्टिक थे, इंदिरा जी उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक थी, प्रैग्मेटिक थी। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसको ऐसे समझिए कि
इंदिरा जी के कार्यकाल में, प्राइम मिनिस्टरशिप के कार्यकाल में, आप देखिए कि सबसे पहला तो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाना, ये एक बहुत बड़ा रियलिज्म को शो करता है कि एक कंट्री है पाकिस्तान जो 1965 में अटैक किया, आज़ादी के बाद तुरंत बाद अटैक किया, तो उसको सबक सिखाने के लिए एक सबसे अच्छा कदम उठाना बांग्लादेश वाला। दूसरा रियलिज्म का आप उदाहरण देखिए कि इंदिरा जी के कार्यकाल में हम लोग ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर चुके थे 1974 में। तो वेस्टर्न कंट्री का इतना दबाव होने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना, पोखरण 1, ये भी एक बहुत बड़ा रियलिज्म का उदाहरण है जो कंप्लीटली नेहरू जी से अलग था। तीसरा, उस जमाने में बैंकों का नेशनलाइजेशन करना इतने लार्ज स्केल में, जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे उनके प्रीव्यू पर्स को खत्म कर देना। बिल्कुल। तो ये सब देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम जो है उन्होंने उठाया कि ये जो आइडियलिज्म का फेज था जो नेहरू जी का, उसको कैसे इंदिरा जी ने पूरी तरीके से रियल पॉलिटिक्स में बदल दिया। और इसका जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि कैसे 1971 में जब ये लग गया कि हमारा पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट भिड़ंत होगा, तो कैसे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को डायलूट करते हुए यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी किया। तो वो भी एक बहुत बड़ा रियल पॉलिटिक्स का उदाहरण है कि अगर इन केस पाकिस्तान के साथ चाइना और यूएस आ जाता है लड़ाई में, तो रसिया हमारा सपोर्ट करेगा। तो ये फ्रेंडशिप ट्रीटी भी कहीं ना कहीं डिटर किया और डिस्करेज किया चाइना और यूएस को ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में ना आना। तो ये सब चीजें देखेंगे तो ये दो प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्हीं की बेटी थी, लेकिन कई काम इंदिरा जी ने ऐसा किया जो नेहरू जी रहते तो शायद नहीं करते। उनका एक बड़ा फेमस कोट भी है, शायद एक दिन आप मुझे बता रहे थे कि मेरा बाप संत था, मैं नहीं। हाँ। ऐसा एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में उन्होंने अपने कोई स्टेट लीडर लोग, जब कुछ लोग वो लोग स्टेट लीडर चाह रहे थे कि हम इंदिरा जी के ऊपर थोड़ा डोमिनेट रहें क्योंकि महिला है, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाई ऐसा है कि मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ, तो आप संभल के चलिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अभी आपने उनके सेकंड टर्म के बारे में हम लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, लेकिन हमें देखते हैं कि इसी सेकंड टर्म में जब इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, अपने फर्स्ट टर्म में तो इधर उधर बहुत सारा स्ट्रगल कर रही थी, पार्टी में अपना होल्ड बना रही थी, हमने डिस्कस किया, मोरारजी देसाई से फैक्शन हुआ कांग्रेस का। सेकंड टर्म में उन्होंने बांग्लादेश के साथ वार किया, पाकिस्तान के साथ वार किया, बांग्लादेश नया नेशन बनता है, एटॉमिक उन्होंने परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया। उस समय इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, 1971 से 75 के आसपास का जो उनका टाइम। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस में इंदिरा गांधी के अंदर एक फियर भी दिखाई देता है, जिस फियर में ऐसी क्या परिस्थिति बनी हम लोगों को समझाइए कि 75 की तक इंदिरा गांधी जो इतनी ब्रेव लेडी थी, एक अनचैलेंज लेडी बनकर सामने आ रही थी, उनको इतना डर लग गया कि उन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दी, शायद इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम कह सकते हैं। तो इमरजेंसी उनको क्यों लगानी पड़ी इतनी मजबूत स्थिति में, जरा हमें समझाइए हमारे दर्शक। देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेहरू जी जहां बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट थे, तो इंदिरा जी वहीं पे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा फिलॉसफी और आइडियलिज्म में विश्वास नहीं करता है। आइडियलिज्म और फिलॉसफी क्या है कि हम कुछ वैल्यूज, हम कुछ एक बड़े लॉफ्टी आइडियाज और कुछ बड़े आदर्श को मानते हैं लाइफ में, कोई भी काम करते हैं तो उसको मानते हुए करते हैं। तो जब आप बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं नेहरू जी जैसा, तो आप वैल्यूज, आइडियाज और आदर्श को तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको आप डील करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, चूक जाते हैं। तो जैसे इंडिया चाइना वॉर में नेहरू जी चूक गए, कश्मीर के मामले में चूक गए, जो इमीडिएट प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो उच्च संस्कार हैं, जो वैल्यू है, जो आदर्श है, वो कहीं ना कहीं आपके बीच में आ जाती है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा, ये इमोरल होगा, ऐसा नहीं। रियलिज्म में क्या है कि आप इमीडिएट प्रॉब्लम को तो तुरंत हैंडल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा आदर्श को या हायर वैल्यूज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इंदिरा जी का पैनिक होना जेपी मूवमेंट से, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लाइफ में अगर आपके पास एक
क्लियर कट फिलॉसफी और कुछ आइडियलिज्म ना हो तो वो भी नुकसान करता है। तो इंदिरा जी का जेपी मूवमेंट से पैनिक होना और इससे पैनिक होना कि जैसा उन्होंने बताया कि हम इंदिरा जी के घर पे जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको उनके घर से निकलने नहीं देंगे। तो इसमें कोई दो मत नहीं था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता, और ऐसा इंदिरा जी को मैसेज दिया गया कि ये लोग जो है आपको घर से निकलने नहीं देंगे, आपको ऑफिस नहीं जाने देंगे और हजारों हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे, तो हो सकता है जलियांवाला बाग जैसा हो जाएगा हत्याकांड कि आपको गोली चलवाना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जो पैनिक होना जो है, ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा कारण बना। और जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आया राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो 6 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती या इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो अब देखिए इलाहाबाद कोर्ट में क्या मुद्दा था कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज किया इलेक्शन जीतने के लिए। तो करप्ट प्रैक्टिसेस रायबरेली से, हाँ, अब करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या था कि गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया गया इलेक्शन जीतने के लिए। तो देखिए ये कितना बड़ा मुद्दा था गवर्नमेंट मशीनरी का। जनरली ये तो बहुत साधारण आरोप है जो रूलिंग पार्टी पे लगता है कि भाई आप गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये मुद्दा में उनको 6 साल के लिए ये किया गया, उसके बाद इससे भी उनका पैनिक बढ़ गया। तो इसमें क्रक्स इमरजेंसीज में यही सीखने वाली है कि लाइफ में रियलिस्टिक होना सही है, क्योंकि जो रियलिस्टिक पर्सन होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता है, लेकिन अगर लाइफ में आप कोई हायर आइडियलिज्म को या कोई आदर्श या कोई एक फिलॉसफी नहीं फॉलो करते हैं तो फिर व्यक्ति पैनिक में आ जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं से जो उसको मोटिवेशन और जो उसको एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वो पैनिक मोड में आना इंदिरा जी का जेपी बाबू के मूवमेंट से और जितने भी सोशलिस्ट लीडर उस जमाने में थे उनके मूवमेंट से, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान किया और दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंदिरा जी का दूरदर्शिता में थोड़ा कमी था। इस वजह से इमरजेंसी लगी। और आपने जिक्र किया कि कैसे जो है उनका जो रियलिज्म और वो एक फैक्टर रहा कि इस वजह से इमरजेंसी लगी। मुझे उसमें ओशो की एक बात याद आती है कि लीडर जितना बड़ा और ताकतवर होता जाता है उतना ही ज्यादा वो डरता भी जाता है, उसका डर बढ़ता है पावरफुल होने के साथ साथ। शायद ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी जब बहुत ज्यादा मजबूत थी तो उनके अंदर डर भी बहुत ज्यादा बढ़ा, शायद इस वजह से वो इमरजेंसी की तरफ गई। तो इमरजेंसी क्यों लगी आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इमरजेंसी की जब भी चर्चा होती है, जून शायद 1975 के आसपास इमरजेंसी लगती है और 2 साल का उसका पीरियड इमरजेंसी का उसके आसपास रहता है। उस इमरजेंसी की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ज्यादती हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ, जुडिशियल एक्शन में क्या क्या हुआ, उसका संजय गांधी कैसे कंट्रोल में आते, क्या क्या, जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को अगर आप ये समझा सके कि इमरजेंसी में क्या क्या चीजें हुई उन 2-2.5 साल में, 1.5-2 साल में, उसको जरा डिटेल में समझा सके। तो जैसा कि आपने एक अच्छा एक एग्जाम्पल रजनीश ओशो जी का दिया कि लीडर जैसे शक्तिशाली होता है तो वैसे वैसे उसमें डर ज्यादा होता है। तो ऐसा सुनने में आता है कि रसिया के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, स्टालिन खासकर स्टालिन और उसके बाद भी, तो ऐसा बताते हैं, कितना सही है गलत है, कि वो इतना ज्यादा इनसिक्योर और भयभीत रहते थे क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति, वो अपने वाइफ के साथ भी रात में नहीं सोते थे, वो अलग सोते थे, उनको लगता था कहीं यही नहीं मार दे। तो ये प्रॉब्लम ये है कि चाहे प्रेसिडेंट रसिया का हो चाहे प्रेसिडेंट चाइना का हो, ये लोग हार्ड कोर रियलिस्टिक व्यक्ति है, ये ना कोई फिलॉसफी मानते हैं ना ये कोई आइडियलिज्म को मानते हैं। तो इनमें फियर बहुत ज्यादा है क्योंकि इनको पता है कि कोई हमारे पास कोई वैसा एक कोई बहुत हम वैल्यू को लाइफ में मान के चलते नहीं है, कोई वैसा कोई बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो उनको लगता है कि जिस तरीके से लोगों को मार के साइड करके हम सत्ता में आए वैसे हमको भी कोई मार के और साइड करके आ जाएगा सत्ता में। फियर बहुत रहता है, फियर रहता है। तो ये एक समस्या होता है कि अगर लोग कोई आइडियलिज्म फॉलो नहीं करता है या कोई एक हायर वैल्यूज लाइफ में फॉलो नहीं करता है। अच्छा, दूसरा इमरजेंसी में तो देखिए जाति तो हुई, जब इमरजेंसी होता है तो कुछ लोगों का कहना है, जैसे हम लोग काफी बार डिस्कस किए कि खुशवंत सिंह जी थे, उनको बहुत अच्छा लगा इमरजेंसी का पीरियड। तो खुशवंत सिंह अकेले नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको लगा कि इमरजेंसी के दौरान ट्रेन टाइम पे चल रही है, लोगों सरकारी नौकरी में लोग टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं, काम लोगों का जल्दी से हो रहा है। ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव तो थी लेकिन नेगेटिव तो था ही, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इसमें की रिप्रेजेंटेशन
लोगों का ही सरकार चलाते हैं और उनके कोई भी ग्रीवांसेस है तो वो सरकार और उनके जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा हल होता है। तो उस हिसाब से इंदिरा जी का पैनिक मोड में आना और लाखों लाख लीडरों को जेल में बंद कर देना और खासकर संजय गांधी जी का पूरी तरीके से पावर का यूज करना और बिना कोई पोर्टफोलियो का वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो गए थे। और खासकर इमरजेंसी के दौरान जो जबरदस्ती जो नसबंदी कराई गई वो एक बहुत बड़ा वजह बना फिर इंदिरा जी को दोबारा जब उनको बड़ी हार मिली तो इलेक्शन में 1977 में। तो इस तरीके से करके काफी जातियां तो हुई। प्रेस पे बैन लगाना, उस जमाने में पता चला कि शायद किशोर कुमार जी ने इमरजेंसी के विरोध में कुछ बोल दिया तो उनको ऑल इंडिया रेडियो में बैन कर दिया गया उनका गाना। तो इस तरीके से काफी जातियां हुई प्रेस में और जो भी सरकार के विरोध बोलता था उसको अंदर कर देते थे, चाहे वो मीडिया का कोई एडिटर हो, चाहे देश का कोई नेता हो, चाहे मेंबर हो सिविल सोसाइटी का। तो ये जाति हुई और इंदिरा जी को फिर रियलाइज भी हुआ कि ये बहुत हो गया तो उन्होंने फिर खुद से इमरजेंसी हटाया भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई मीडिया वालों ने इंदिरा जी से क्वेश्चन पूछा कि आपने इमरजेंसी लगाया, ये तो अच्छा नहीं किया। तो इंदिरा जी ने जवाब दिया कि ठीक है हमने लगाया था लेकिन हटाया भी तो हम ही ने। तो इस तरीके से देखा जाए तो हाँ इमरजेंसी में जागती तो हुई। और इंदिरा जी का ये जो इमरजेंसी है, भले इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया लेकिन इसी इमरजेंसी के काल में इतने बड़े बड़े जो लीडर बने हैं उनको भी तो इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये इमरजेंसी नहीं लगता तो इतने लीडर कहाँ से बनते। इधर से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब जेपी मूवमेंट से ही तो निकले हैं। तो ये तो इन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि इंदिरा जी का इमरजेंसी लगाया हुआ देखिए आज तक ये बड़े लीडर कहलाते हैं। बिल्कुल संजय सर, मैं इसी में थोड़ा सा और ऐड करके जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लॉ के रिसर्चर हैं और जानकार हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के साथ इमरजेंसी में जो हुआ, जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई उसमें हुआ, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें तो ज्यादा अच्छा। देखिए इमरजेंसी तो इंदिरा जी ने बोला फोन करके और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लगा दिया। तो सबसे पहले तो ये बदला गया कि भाई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आपको बोल दे कि आप इमरजेंसी लगाइए और आप लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ 44th अमेंडमेंट में, जब नॉन कांग्रेस पहली बार सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो कंप्लीट जो कैबिनेट है आपका उसका रिटन लेटर जाना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद ही फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। ये एक बड़ा चेंज आया। दूसरा है कि इमरजेंसी लगाने के बाद फिर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तीसरा ये हुआ कि भाई आप जैसे कि एक तो हुआ कि आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है जो कि इमरजेंसी के टाइम में हुआ। एक तो 44th अमेंडमेंट हो गया। दूसरा के बाद इमरजेंसी के टाइम में तो संजय सर ऐसा हुआ कि 42nd अमेंडमेंट आया। हाँ, और 2-3 वर्ड उन्होंने शायद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। हाँ, जैसे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को ऐड किया गया जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। इंटीग्रिटी और जुडिशरी में उन्होंने एक बड़ा फेमस किस्सा है जो 3 जजेस को सुपरसीड करके ए.एन. रे को उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। अच्छा, हाँ, 3 जजेस को सुपरसीड करके ए.एन. रे को बनाया। जुडिशरी के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ कर, जुडिशरी के साथ भी छेड़छाड़ हुआ। और एक जो हाँ हम जो बताना चाह रहे थे वो याद आ गया कि ये जो 3 प्रोविजन थे नेशनल इमरजेंसी डालने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्रेशन और वॉर, तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को, हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस को पूरी तरीके से रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन जोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ही हटा दिया गया। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस में अब कोई आंदोलन कर रहा है, जेपी बाबू का कोई मूवमेंट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता है इमरजेंसी लगाने का। तो ये पूरी तरीके से हटा। ये एक बहुत बड़ा तो इमरजेंसी लगाने की जो कंडीशंस है उसको बहुत टफ कर दिया गया। इमरजेंसी जब समाप्त हुई, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, तो हमने जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या क्या स्थितियां पैदा की कि जिससे दोबारा इमरजेंसी न लग सके, जो पोस्ट इमरजेंसी का पीरियड है। लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब इमरजेंसी एक बार हट गई और इंदिरा जी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने शुरू में, बाद में चौधरी चरण सिंह, वो लोग ने इंदिरा गांधी से बाद में बदला लेने के लिए या जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी को परेशान करने के लिए कि हम इमरजेंसी में जुट जाते हैं,
तब इंदिरा गांधी का कैसे वो एक पीरियड रहता है जब जनता पार्टी गवर्नमेंट रहती है, उसके बारे में जरा मैं दर्शकों को समझा। देखिए, जैसे कि जनता पार्टी का सरकार बना, उसमें कई पार्टियों ने आपस में सहयोग किया, जिसमें जनसंघ भी था और भी कई पार्टियां थी। चौधरी चरण सिंह जी का भी पार्टी था। तो कई पार्टियां मिला के मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर तो बन गई, लेकिन चला नहीं पाए ठीक से। और उस दौरान में वो ज्यादातर बदले की भावना की राजनीति ही रही। इंदिरा जी को जेल में डालना, और इंदिरा जी को जेल में डालने से इतना रोष आया कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने प्लेन ही हाईजैक कर लिया। हालांकि उनके पास कोई वैसा ओरिजिनल हथियार वगैरह नहीं था, लेकिन वो उस तरीके से करके, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल तो सरकार नहीं रही जनता पार्टी की सरकार। बहुत कोई बड़ा चेंज भी नहीं ला पाई। 44th अमेंडमेंट उनका एक बड़ा योगदान रहा कि इमरजेंसी का प्रोविजन को कैसे कैसे वो ठीक किया जाए ताकि आगे कोई मिसयूज ना करे। बाकी ये आपस में ही फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे, और उसका ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह जी 6 महीना के लिए फिर प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के सपोर्ट से। फिर ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस के सपोर्ट से उनको प्रधानमंत्री तो बनाया था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि जो इंदिरा गांधी जी का जो भी उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं वो हटा देंगे। वो विड्रॉ नहीं किया, तो इंदिरा गांधी जी ने समर्थन विड्रॉ करा लिया। तो बहुत अच्छा कोई रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा नहीं जनता पार्टी का। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं। जनता पार्टी गवर्नमेंट, संजय सर, शायद इंडिया में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। लेकिन यही जनता पार्टी गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं चल सकी। 73 में बनी और शायद 80 तक आते आते तो 2.5 साल 3 साल में जाकर खत्म हो गई। और इंदिरा गांधी का एक बार दोबारा राइज होता है, इमरजेंसी लगाने के बाद, बहुत बदनाम होने के बावजूद का दोबारा राइज होता है। उनके राइज में एक बहुत बड़ा शायद उसकी चर्चा होती है कि बिहार में कोई बेलछी कांड हुआ, वहां पर इंदिरा गांधी गई, दलितों का मैसेकर हुआ। उसके बाद उनका राइज होता है और 80 में दोबारा चुनाव जीती। ये जो 80 से और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन 84 तक के जो पीरियड है, इसमें कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं रही, पार्टिकुलरली ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे, अगर उसका बैकग्राउंड कुछ बता सकें। अब जैसे 80 के बाद जब इंदिरा जी जब दोबारा आई, तो जो सबसे बड़ा जो बदलाव जो आया वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, कि इंदिरा जी को ये लगा कि ये जो साउथ एशियन कंट्री है, इसमें कैसे यूएसए को और यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस को बाहर रखा जाए। अच्छा। तो उनका सबसे बड़ा योगदान 1983 में उन्होंने साउथ एशियन सार्क बनाया, साउथ एशियन एसोसिएशन। तो सार्क उनके उन्हीं के कार्यकाल में बना, और जो कि आज आप देखते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, वो सार्क कंट्री के लिए ही बनाया गया है। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट रहा। उसके बाद जैसा कि आप बताएं कि एक अनफॉर्चुनेट घटना ये घटा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा जी को करना पड़ा गोल्डन टेम्पल में, जब वो सेंट भिंडरावाला वो वहाँ घुस गए थे, और वहाँ उसी दौरान वो वहाँ से अपना एक्टिविटी चला रहे थे और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर को उन्होंने मार दिया। तो एक तो है, एक आर्गुमेंट ये है कि वो खालिस्तानी मूवमेंट और अलग खालिस्तान बनाने का मांग कर रहे थे, तो इंदिरा जी को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की नहीं, ये जो है सो बेसिकली इंदिरा जी ने ही शुरू में भिंडरे वालों को सपोर्ट किया और बाद में फिर उसको एलिमिनेट किया। और ये भी थ्योरी देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की, इसमें कहीं ना कहीं जो रसिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, उन्होंने मिसगाइड किया इंदिरा जी को कि ये जो आईएसआई जो है वो सपोर्ट कर रही है खालिस्तानी मूवमेंट को, और इसीलिए भिंडरेवाला इतना ज़्यादा जो है सो अग्रेसिव हो गए हैं। तो बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन बेसिक मान्यता तो यही है कि ये खालिस्तान का मांग कर रहे थे, और उसको स्ट्रिक्टली डील करने के लिए इंदिरा जी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और जहां तक बात है कि क्या आईएसआई और सीआईए उनको सपोर्ट कर रहा था खालिस्तानी मूवमेंट को, तो आज हम देखते हैं कि जिस तरह से सीआईए काम करती है और आईएसआई काम करती है, इनका तो काम ही है दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करना। ये पाकिस्तान में इमरान खान को हटवा दिए, ये बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा दिए। तो ये जो सीआईए है, इनका कोई दूसरा काम नहीं है इसके अलावा डिस्टर्ब पैदा करना और जो कंट्री समृद्ध है उसको डिस्टर्ब करना। तो अगर इंदिरा जी ने ये जो एक्शन लिया है वो पूरी तरीके से फॉल्स ग्राउंड पे लिया है, ये तो हम नहीं मानते। तुम नहीं मानते? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसी से उनका आगे जाकर के असैसिनेशन भी होता है। असैसिनेशन भी हुआ। उनके 2 जो सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने फिर उनको उनकी जो है सो गोली मार के हत्या कर।
हमने इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में चर्चा की डिटेल में, लेकिन हम अगर उनके पर्सनल लाइफ को थोड़ा टच करें, संजय सर, हमने उनकी मदर के बारे में तो बात की, उनके फादर के बारे में भी थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसकी भी हमने अपनी चर्चा में डिस्कस किया। लेकिन इंदिरा जी के दो बेटे भी थे, एक राजीव गांधी रहे और एक संजय गांधी रहे। इसमें संजय गांधी का जो पूरा एपिसोड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि वो कैसे पहले कुछ और काम कर रहे थे, वो कुछ और चीजों में इंटरेस्टेड थे, बाद में वो राजनीति में बड़े इंटरेस्टेड हो गए और अपनी मदर के टाइम में इमरजेंसी में बड़े पावरफुल भी है। बाद में उनकी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना में डेथ भी हुई। तो संजय गांधी जी के बारे में अगर हम कुछ बताएं, उनके छोटे बेटे के बारे में, तो देखिए, अगर नेहरू जी और इंदिरा जी के बाद अगर कोई रियल पॉलिटिकल एयर या कोई रियल राजनीतिक विरासत चाहता था खुद से, तो वो संजय गांधी ही थे। अच्छा, जो पावर का यूज भी करना जानते थे और वो मानते थे कि हम हैं उत्तराधिकारी अपनी माँ के बाद। तो आप देखेंगे, अगर संजय गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो ना सोनिया जी में ज्यादा इंटरेस्ट था इनिशियली पॉलिटिक्स में, ना राजीव गांधी जी में इंटरेस्ट था। वो तो संजय गांधी जी के डेथ के बाद ही पायलट थे, वो इंदिरा जी के रिक्वेस्ट पे आए राजनीति में। और उसके बाद फिर आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये भी बहुत टाइम बाद रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे। बड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलने से, मनाने से, उनको, चूंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों को लगता है कि इनके बिना पार्टी चलेगी नहीं, तो ये आए और एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो संजय गांधी जो थे उनमें रियल, मतलब पूरी तरीके से वो एस्पायर करते थे कि हमको इस देश का लीडर बनना है और माँ के बाद हमको अपना पोजीशन लेना है। अच्छा, दूसरा उनकी अलग फिलॉसफी भी थी। उनका था कि भाई यूएस मॉडल पे इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्री में हर एक व्यक्ति के पास कार होना चाहिए। तो उन्होंने कार की फैक्ट्री लगा दी सबसे पहले, मारुति फैक्ट्री लगाई मारुति फैक्ट्री, हरियाणा में, जो आज भी चल रहा है मानेसर में। वही मारुति आज देखिए इस देश का सबसे ज्यादा कार बेचने वाला वही है कंपनी, आज भी सबसे पॉपुलर। तो वो संजय गांधी जी का ड्रीम था और उनका ड्रीम था कि हर एक व्यक्ति के पास कार होना चाहिए। अच्छा, वो प्रो कैपिटलिस्ट थे, वो सोशलिज्म को ज्यादा मानते नहीं थे। मदर से काफी अलग, हाँ, मदर से काफी अलग थे। यूएस और यूरोपियन का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। तभी बात करते थे कि हर एक व्यक्ति के पास कार होना चाहिए, रिसोर्सेज बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। तो वो इस मामले में एकदम सोशलिज्म को वैल्यू नहीं देते थे। तो उस हिसाब से उनका रियल जो है, वो जो है सो रियल पॉलिटिकल एयर बोलिए और राजनीतिक विरासत बोलिए, तो उनको चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको चाहिए था, उनका प्लेन दुर्घटना में डेथ हो गई। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी को पूछिएगा कि उनका प्लेन दुर्घटना में कौन डेथ करवाया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, केजीबी वालों ने मरवा दिया। क्योंकि रसिया का जो केजीबी का जो इंटेलिजेंस है, उसको लग गया था कि अगर ये पीएम बनेगा तो ये पूरी तरीके से प्रो यूएस रहेगा और ये सोशलिज्म भी मानता नहीं है, इसको हटाओ। तो ये एक थ्योरी है, इसमें कितना सच्चाई है उसका भगवान मालिक है, लेकिन ये थ्योरी देते हैं कि प्लेन क्रैश में उनका हाथ था। संजय गांधी के बारे में आपने संजय सर बात की, लेकिन जो उनकी पत्नी थी और वरुण गांधी जी की मदर हैं, उनके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उनकी अपनी सास यानी इंदिरा जी से बहुत अच्छी बनी नहीं कभी। तो उनके बारे में अगर हमें कुछ बताएं, अपनी उनकी छोटी बहू के बारे में, इंदिरा जी के। हाँ, देखिए, ये तो बहुत बड़ा विडंबना रहा कि मेनका गांधी जो पूरी तरीके से इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन में पली बढ़ी, उनको बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने घर से उनको निकाल दिया, ऐसा सिस्टम। और सोनिया जी जो इटली से आई, वो पूरी तरीके से अडॉप्ट की कल्चर सिविलाइजेशन इंडिया का और पूरे भारतीय परिवेश में ढल गई और इंदिरा जी के सबसे फेवरेट बहू बन गई। तो ये तो विडंबना है। अब इसमें एक थ्योरी तो ये बताते हैं कि भाई संजय गांधी जी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी जी में भी एक पॉलिटिकल एम्बिशन जागा कि उनको लगा कि राजीव गांधी को सब कुछ मिल जाएगा तो फिर हमारा क्या, हमारा तो पति भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस रही होगी दोनों में, जिसके चलते मेनका गांधी जी का रास्ता अलग हो गया और वो बीजेपी के आज बड़ी लीडर है। आज तक उनका रास्ता और उनके बेटे का रास्ता अलग, शायद टिकट नहीं पाया। संजय सर, हमने इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी चर्चा की। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आज हम उठा करके देखें तो इंदिरा गांधी के बेटे तो नहीं, लेकिन उनके नाती कह सकते हैं हम, जो ग्रैंड सन है, राहुल गांधी भी हैं और वरुण गांधी भी हैं। हमने तो ये बार बार देखा है कि राहुल गांधी तो अपनी दादी का नाम लेते रहते हैं कभी कभी। वरुण गांधी का तो इतना बयान आता नहीं, शायद इतने बड़े लीडर है नहीं, तो इसलिए उनके बयानों कम पता चलता है। लेकिन आप जब इन दोनों को देखते हैं, वरुण गांधी को और राहुल गांधी को,
इंदिरा गांधी का क्या इम्पैक्ट, दादी का क्या इम्पैक्ट उनके दोनों नातियों पर दिखाई देता है? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि वरुण जी कभी पब्लिक फोरम में ज़्यादा गांधी फैमिली का नाम नहीं लेते हैं और तारीफ भी नहीं करते हैं। उसका एक कारण हो सकता था कि वो पार्टी बीजेपी में है, तो फिर हाँ, गांधी जी का, गांधी फैमिली का और नेहरू जी का तारीफ करने का मतलब है कि फिर आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा लगता होगा। तो बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म से तो बोल नहीं पाए, नहीं, लेकिन जहां तक राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, एक बहुत बड़ा प्रभाव तो है ही, क्योंकि इस देश ने दो बहुत बड़े और होनहार लीडर को खो दिया और उनकी मृत्यु जो है अनटाइमली और अकाल मृत्यु हुई। इंदिरा जी को उनके बॉडीगार्ड लोगों ने मार दिया और राजीव जी का श्रीलंका वाले मामले में लिट्टे वालों ने मार दिया। तमिल टाइगर। तो इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि गांधी फैमिली का जो त्याग है वो सर्वोपरि है, और शायद इसलिए भी आज पार्टी कई तरह का व्यवधान आने के बाद भी पार्टी आज फिर से खड़ी हो रही है। शुरू में 44 सीट आया, फिर थोड़ा सीट बढ़ा, आज कम से कम 99 में। तो एक पब्लिक का सेंटिमेंट तो है, राजीव गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी से एक जुड़ा हुआ सेंटिमेंट है, तभी ये पार्टी आज भी चल रही है और आगे भी यही। और इंदिरा गांधी की जो छवि है, शायद संजय सर उसको जोड़ करके, जो उनके नाती हैं राहुल गांधी, उसको जोड़ करके रखना चाहते हैं। बार बार इंदिरा गांधी की इमेज लाई जाती है। आपने भी शायद ऑब्जर्व किया हो कि लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी तो अपनी दादी जैसी दिखती है, इंदिरा गांधी जैसी। तो इंदिरा गांधी की जो छवि है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों में, उस छवि को कांग्रेस पार्टी कभी छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हमारे पक्ष में रहे, शायद उसको बार बार भुनाना चाहती है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन? एकदम सही बात है। देखिए, उस फैमिली ने देश के लिए किया तो है बहुत कुछ। इसका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये तो फैमिली हमेशा सत्ता में रही है, सत्ता भोगी है, लेकिन सत्ता भोगने के साथ साथ सत्ता के जो साइड इफेक्ट है वो भी तो उन्होंने ही भोगा। इतनी कम उम्र में राजीव जी तो चले गए कि नहीं, है? उसके बाद फिर इंदिरा जी का ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस तरीके से उनकी असैसिनेशन होना, तो ठीक है, ये फैमिली सत्ता भोगा है, लेकिन सत्ता के जो साइड इफेक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं को भोगना पड़ा। तो देश का सेंटिमेंट इनके साथ पहले भी रहा है, आज भी रहा है और आगे भी रहेगा। जो भारतीय परिस्थिति में जो राजनीति जिस तरीके से चलती है कि हमारे लोग इमोशनल होते हैं और जो त्याग करते हैं उनको भूलते नहीं। बिल्कुल संजय सर, धन्यवाद आपको हमारे डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए। तो थैंक यू। आज आपने प्रधानमंत्री के तीसरे एपिसोड में इंदिरा गांधी जी के ऊपर डिस्कशन देखा। अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।